एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम ईवीएस पेडागोजी को स्टार्ट करने वाले हैं। ईवीएस पेडागोजी जो अपने आप में 15 मार्क्स होल्ड करती है इन द सीटेड एग्जाम। 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है जो कि एनसीईआरटी से होता है और जो बचे हुए 15 मार्क्स होते हैं वो पेडागोजी आता है। अब ईवीएस पेडागोजी जो है वो मैक्स टू मैक्स हम लोग 3 वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे। इट्स मीन 3 वीडियोस आपको देखनी है जो कि होल्ड करेंगे कितने मार्क्स, 15 मार्क्स। 3 वीडियोस में आप 15 मार्क्स को कवर कर रहे हैं। एंड अगर आप तीनों वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं और नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, दो बार अगर आप देख करके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेना है, देन 15 आउट ऑफ 15 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईवीएस पेडागोजी बहुत इजी आती है एंड का बहुत ज़्यादा उसमें कोई टेढ़म-काढ़ी नहीं होती है, काफ़ी अच्छी ईवीएस पेडागोजी आती है। और जो बचे हुए 15 मार्क्स हैं वो कंटेंट के होते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। उसमें थोड़ा 7 to 8 वीडियोस लगेंगी। यानी कि जो ईवीएस का सेक्शन है आपका, सीटेट का जो ईवीएस का सेक्शन है, उसमें जो 15 मार्क्स जो आएंगे वो एनसीईआरटी का कंटेंट आता है। एनसीईआरटी का कंटेंट आता है जो कि 3rd to 5th की बुक होती है। 3rd to 5th। वैसे इस बुक को पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने फोन में एनसीईआरटी का एक ऐप डाउनलोड करके और इससे आप 3rd to 5th की 3rd, 4th एंड 5th 3 क्लासेस की जो ईवीएस की बुक है, अगर आप उसे कंप्लीट पढ़ लेते हैं देन आपका जो 15 मार्क्स है ईवीएस का वो फुल कवर हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका जो एक क्रक्स निकल के आता है, जो एक कंक्लूजन निकल के आता है, एक समराइज वे में आपको 7-8 वीडियोस में मिल जाएगा। आप उसको देखकर भी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। 15 मार्क्स आपके पूरे कवर होंगे, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और उसके अलावा जो 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी, 15 मार्क्स की जो पेडागोजी आएगी उसके लिए मैक्स टू मैक्स 3 वीडियोस मैं दूंगी आपको। 3 वीडियोस अपलोड करूंगी एंड इन 3 वीडियो में आपका पूरा का पूरा ईवीएस पेडागोजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 वीडियो 15 मार्क्स, वाओ, एंड फुल मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन जो भी है ईवीएस पेडागोजी का, आज की क्लास। ठीक है, तो ईवीएस पेडागोजी में सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें वो है थीम्स ऑफ ईवीएस को लेकर, सॉरी थीम्स ऑफ ईवीएस। किसी ने मेरे को बोला कि मैम बोर्ड पे थोड़ा बड़ा लिखा करिए, दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगी। थीम्स ऑफ ईवीएस। अब कुछ 6 थीम्स होती हैं ईवीएस के अंदर। 6 थीम्स होती हैं जिसपे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, मैक्स टू 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट एक क्वेश्चन कंफर्म है थीम्स को लेकर। कितनी थीम्स होती हैं? 6 थीम्स होती हैं एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, जो बच्चों के लिए होती है, जो बच्चों जैसी भी है। 6 थीम जिनके बच्चों जैसे नाम है, जिनको आपको याद रखने हैं और इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का है। अब वो 6 थीम क्या है? फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फर्स्ट थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकेंड है फूड। थर्ड है वाटर। फोर्थ है शेल्टर। फिफ्थ है ट्रैवल और 6 है थिंग्स वी मेक एंड डू। थिंग्स वी मेक एंड डू। तो टोटल 6 थीम्स होती हैं। फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकेंड है फूड, थर्ड है वाटर, फोर्थ है शेल्टर, 5 है ट्रेवल एंड 6 है थिंग्स वी मेक एंड डू। अब ये जो 6 थीम्स हैं, हमारा जो ईवीएस का जो सिलेबस होता है, इस थीम्स का क्या मतलब हुआ
कि जो ईवीएस का सिलेबस होता है, इन्वायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस होता है फॉर द प्राइमरी क्लासेस 3rd to 5th तक ईवीएस की बुक चलती है। एनसीएफ ने जो रिकमेंड की है वो 3rd to 5th तक ही ईवीएस की बुक रिकमेंड की है। और जो ईवीएस का जो पूरा सिलेबस है वो थीम बेस्ड होता है, ना कि चैप्टर बेस्ड, थीम बेस्ड होता है। और इन्हीं 6 थीम के आसपास पूरा सिलेबस घूमता रहता है। यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, वो इन 6 थीम्स के ही आसपास घूमता रहता है। जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स, जब हम बॉर्न होते हैं तो फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स हमारे आसपास होते हैं। देन फूड, हम खाते हैं। वाटर, पानी पीते हैं। शेल्टर, कहीं रहते हैं। ट्रैवल, घूमते फिरते हैं। थिंग्स वी मेक एंड डू, कुछ काम करते हैं या कुछ बनाते हैं। कुछ ना कुछ वर्क हर कोई करता रहता है। तो यानी कि जो हमारे आसपास का वातावरण है ये 6 थीम्स में बटा हुआ है। और इन 6 थीम्स के नाम आप एकदम रट लीजिए, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये मेन थीम्स होती हैं, या यूं कहते हैं कि ब्रॉड, इन्हें हम मेन थीम्स कहते हैं या ब्रॉड थीम्स कहते हैं, जो कि ये 6 हैं। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि ईवीएस में कौन सी ऐसी थीम्स की सब थीम्स हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि केवल 2 थीम्स हैं जिनके अंदर सब थीम्स भी हैं, ठीक है। और वो 2 थीम्स कौन सी हैं? फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फर्स्ट क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। और सेकंड है फूड। ये मेन थीम हुई। 6 थीम्स में हमने 2 मेन थीम उठाई, और इन 2 मेन थीम्स की सब थीम्स भी आती हैं। और वो सब थीम्स क्या हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स का रिलेशनशिप, इसकी 4 सब थीम्स हैं। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, then animals, and then plants। यानी कि जो फैमिली एंड फ्रेंड्स जो मेन थीम है, इसके अंदर 4 सब थीम्स आती हैं, जो कि क्या क्या है? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। ये 4 सब थीम्स हैं जो कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में आती हैं। अब जो फूड है, इसके अंदर 5 सब थीम्स हैं। 5 सब थीम्स हैं जो कि क्या क्या है? जो कि है टेस्टिंग। क्या है? टेस्टिंग। उसके बाद है डाइजेस्टिंग। उसके बाद क्या है? कुकिंग। उसके बाद है प्रिजर्विंग टेक्निक्स। प्रिजर्विंग टेक्निक्स। और उसके बाद है फार्मर्स एंड हंगर्स। फार्मर्स एंड हंगर्स। तो इनको आपको एज इट इज रट लेना है। ये थीम और सब थीम, इन दोनों से मिलाकर आपका 2 क्वेश्चन कंफर्म है। इन दोनों से मिलाकर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है, एग्जाम में रखा हुआ है। 6 जो मैंने पहले मेन थीम्स बताई वो, एंड उसके बाद ये जो मेन थीम्स की सब थीम्स हैं, इसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स की 4 सब थीम्स 1, 2, 3 एंड 4, और फूड की 5 सब थीम्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स की जो सब थीम्स है वो क्या है? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। और जो फूड है उसकी जो 5 सब थीम्स हैं वो है टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, फार्मर्स एंड हंगर। टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, यानी कि हम फूड को कैसे बहुत देर तक बचा के रख सकते हैं। जैसे धनिए को, दूध को उबाल के हम बहुत टाइम तक सेफ रख सकते हैं। फार्मर्स एंड हंगर्स के बारे में, यानी कि जो अब हमने 6 उधर पढ़ी, 4 ये 10 और 5 15।
ठीक है, यानी कि जो ईवीएस का जो सिलेबस है, जो एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस है, वो इन थीम्स और सब थीम्स में कंप्लीट हो जाता है। ईवीएस में जो सिलेबस है वो थीम बेस्ड है, ना कि चैप्टर बेस्ड। इससे भी क्वेश्चन आता है, जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगी क्वेश्चन क्या आता है। पहले आपका जो मेन फोकस है वो थीम्स और सब थीम्स में है, और इसको आपको रट लेना, इससे आपका 2 मार्क्स कंफर्म है। एंड इसका नोट्स आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप क्लास देखिए, उसके बाद नोट्स को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लिखने का कोई हेडेक नहीं लेना है, सुनते रहिए आराम से, नोट्स भी मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं, नहीं तो एज पीडीएफ आपको नोट्स मिल जाएंगी। तो थीम्स हो गए, सब थीम्स हो गए। अब एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, या पहले पॉइंट्स डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद कुछ पेडागोजिकल पॉइंट्स होते हैं जो कि एनसीएफ की तरफ से रिकमेंडेशंस होती हैं, जो कि क्या क्या है। फ्यू पेडागोजिकल पॉइंट्स जिनसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जिनसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड बाय एनसीईआरटी टू डेवलप अ डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम। यानी कि जो थीम्स हैं वो, जैसे कि एक क्वेश्चन इससे आता है कि जो ईवीएस है उसमें थीम बेस्ड क्वेश्चन, जो चैप्टर है वो थीम बेस्ड क्यों है, चैप्टर बेस्ड क्यों नहीं है। यानी कि ईवीएस का जो सिलेबस है वो थीम बेस्ड है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बच्चों में, प्राइमरी क्लासेस में जो बच्चे होते हैं वो अपने एनवायरमेंट को जो है वो एज अ होल देखते हैं, पार्ट्स में नहीं देखते हैं, एज अ होल देखते हैं। और बच्चों के अंदर इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ईवीएस को थीम बेस्ड बनाया गया है। An attempt has been made by NCERT. An attempt has been made by NCERT to develop a deep and interrelated understanding in the child। यानी कि एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का जो अटेम्प्ट है, जो कोशिश है, वो क्या है कि बच्चों के अंदर एक डीप और एक इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। किस चीज से रिलेटेड? कौन सी अंडरस्टैंडिंग? उनके वातावरण से, उनके आसपास का जो एनवायरमेंट है उससे एक डीप और इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना जो है वो एनसीईआरटी की कोशिश है। ठीक है, और पूरा जो उनका एनवायरनमेंट है ये भी है कि जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, जो प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है, पूरा एनवायरनमेंट 6 थीम्स पर बेस्ड है, 6 थीम्स में है, या यूँ कह सकते हैं कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो उन 6 थीम्स में समाहित होता है, 6 थीम्स पर बेस्ड है, या 6 थीम्स में समाहित होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि एनसीएफ ने रिकमेंड किए हैं फॉर द एनवायरमेंटल साइंस, जो कि एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए कि अगर हम प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो है ईच थीम begins with a key question। एक की क्वेश्चन,
यानी कि अगर हम एनवायरमेंटल साइंस का कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास में, तो हमें जो बुक्स होती हैं, यानी कि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, ईवीएस की एनवायरमेंटल साइंस की जो बुक्स होती हैं, वो भी एक की क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। यानी कि जो एक एक थीम है, जो एनवायरमेंटल साइंस का जो एक एक थीम है, या यूँ कह सकते हैं जो उनका एक एक टॉपिक है, वो स्टार्ट कैसे होता है, एक की क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। जो क्वेश्चन किसमें होता है, सुटेबल लैंग्वेज, एक सिंपल लैंग्वेज में होता है, और की क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें बच्चों से कुछ ना कुछ पहले क्वेश्चन कर लेने हैं, कुछ ना कुछ उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड उनका जो पूर्व ज्ञान है, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है, उनको चेक कर लेना है, और बच्चों से कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन कर लेना है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ईच थीम बिगिंस विद अ की क्वेश्चन। की क्वेश्चन इन अ लैंग्वेज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, इन अ लैंग्वेज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। जो की क्वेश्चंस हैं वो किस लैंग्वेज में होते हैं, सुटेबल लैंग्वेज फॉर चिल्ड्रन। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो ईवीएस की बुक होती है विच इज रिकमेंडेड बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से जो रिकमेंडेड बुक होती है ईवीएस की, उसकी लैंग्वेज जो होती है वो सिंपल होनी चाहिए, या सुटेबल लैंग्वेज फॉर द चिल्ड्रन, जो बच्चों की समझ में आनी चाहिए। बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होती है जो बुक्स होती हैं उनकी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग, इनके इन पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में रखना है, और इससे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चंस को भी मैं अभी डिस्कस कराऊंगी। हमने 2 पॉइंट पढ़ा। एक पॉइंट तो ये पढ़ा कि बच्चों के अंदर एक डीप और इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना फॉर द एनवायरनमेंट, जो उनका आसपास का वातावरण है उससे, और जो सारे थीम्स होते हैं वो स्टार्ट कैसे होते हैं, जो थीम्स हैं वो स्टार्ट कैसे होंगे, एक की क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। और थर्ड पॉइंट जो है वो है वन ऑल्सो टैकल with the difference differences of gender, caste, culture, society एंड ये भी कह सकते हैं इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल, एक्सेट्रा। अब ये पॉइंट क्या है, वन ऑल्सो टैकल विद द डिफरेंसेस ऑफ जेंडर, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल एक्सेट्रा। यानी कि हम जो क्लास पढ़ा रहे हैं उनमें जो बच्चे हैं या हम सारे ही लोग आपस में डिफरेंट होते हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इन द कल्चर, इन द सोसाइटी, जियोग्राफिकल एरिया में, लोकेलिटी में, हर एक चीज़ में हमारे अंदर डिफरेंसेस है। कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। उसके बाद जियोग्राफिकली भी हमारे अंदर डिफरेंसेस होते हैं, जेंडर डिफरेंस होता है, कास्ट का डिफरेंस होता है, कल्चर, संस्कृति में हमारा डिफरेंस होता है, हमारे संस्कारों में डिफरेंस होता है, सोसाइटी, इकोनॉमिकली डिफरेंस होता है, कोई बहुत रिच फैमिली से, कोई मिडिल क्लास से, कोई हाई क्लास से, कहीं कहीं से। तो यानी कि जो टीचर है उसे क्या करना है, उसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखाना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखाना है, यानी कि अनेकता में एकता। यानी कि टीचर को सबसे पहले इन जो अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है, उनकी कल्चर को एक्सेप्ट करना है, उनकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है, वो अपने साथ जो भी नॉलेज लेके आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है। जो डिफरेंसेस है, यानी कि क्लास में 30 बच्चे 30 तरह के होंगे, और उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर, उनका जो जिस सोशल बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, जिस फैमिली से आ रहे हैं, जो वो लैंग्वेज लेके आ रहे हैं, जो कुछ भी वो आप सीख के आ रहे हैं, वो डिफरेंस होगा, वो अलग होगा, हर बच्चे में अलग होगा, डिफरेंट होगा।
तो सबसे पहले बच्चे टीचर को एज अ टीचर हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है एंड उनको भी ये सिखाना है दैट आप सब अलग हो। इवन सबके फेसेस, सबके फेस कलर, हर एक चीज, बॉडी पार्ट्स और लुक्स फिजिकली साइकोलॉजिकली एकदम डिफरेंट होंगे, एकदम अलग होंगे। तो इन सब से पहले हमें एक्सेप्ट करना है और फिर हमें बच्चों को भी सिखाना है दैट आप सभी अलग अलग होते हुए भी एक हो, है ना। हमें बच्चों को क्या सिखाना है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखाना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखाना है कि सभी में अनेकता में एकता है, हम सभी डिफरेंट है बट फिर भी हम एक हैं। वी ऑल आर वन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इवैल्यूएशन की बात की है। इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए बच्चे का? इवैल्यूएशन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, यानी कि हर एक बच्चे को इवैल्यूएट करना, एसेस करना कि उसके अंदर जो उसको सिखाया जा रहा है वो उसने कितना सीखा है, उसके अंदर क्या स्किल्स है, क्या उसकी एबिलिटीज है, क्या वो सीख सकता है, क्या उसने सीखा है, क्या उसको आगे सीखना है। मे भी कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ाई में अच्छे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, कुछ म्यूजिक में, कुछ डांस में, कुछ कहीं अच्छे होंगे। तो वो कैसे होगा? वो इवैल्यूएशन से होगा। हमें पता कैसे चलेगा? इवैल्यूएशन से पता चलेगा। हम उनको उनका मूल्यांकन करेंगे, उनका आकलन करेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए फॉर द प्राइमरी क्लासेस? प्राइमरी क्लासेस के लिए इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, ये बताया है। इवैल्यूएशन ऑफ कोर्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सबसे CCE जो हमने पढ़ा है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक लंबा टॉपिक है ये अपने आप में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं ऐसे सिंपल समझा देती हूँ कि जो इवैल्यूएशन होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। इवैल्यूएशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए और क्या होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए यानी कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत मूल्यांकन होना चाहिए। हर वक्त बच्चे का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज क्लास स्टार्ट की, हमने 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दिया और उसके बाद लास्ट में हमने जाके एक टेस्ट ले लिया, यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम, कुछ भी ले लिया और बच्चे का मूल्यांकन हो गया। नहीं, बच्चे अलग अलग तरह से होते हैं, उनके अंदर स्किल्स अलग होती हैं और उसके लिए अलग अलग तरीके का मूल्यांकन होता है। सिर्फ पेन पेपर जो टेस्ट होते हैं वो बच्चों की एबिलिटीज, उनकी क्षमताओं को, उनके कौशल को, उनकी क्वालिटीज को डिफाइन नहीं करते हैं। उनके मार्क्स उनकी एबिलिटीज को डिफाइन नहीं करते हैं। पेडागोजी हमें यही सिखाता है कि जो बच्चों का जो पेन पेपर टेस्ट होता है या जो उनके मार्क्स होते हैं वो उनकी एबिलिटीज को डिफाइन नहीं करते हैं। तो हमें उनका मूल्यांकन करना कैसे चाहिए? ऑब्जर्व करके, क्वेश्चन करके, उनके डिस्कस करते, ग्रुप डिस्कशन भी होना चाहिए। यानी कि जब वो कोई काम कर रहा है, जब वो पढ़ाई कर रहा है या वो आर्ट बना रहे हैं या खेल रहे हैं, तो टीचर को उनको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। उनको ऑब्जर्व यानी कि उनको देखते रहना चाहिए, उनका अवलोकन, ऑब्जर्व यानी कि अवलोकन करते रहना चाहिए और ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए बच्चों से। सिर्फ पेन पेपर टेस्ट नहीं होना चाहिए। इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए? थ्रू the observe questions, group discussion, ऑब्जर्व करके, क्वेश्चन के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, ऐसे बच्चों का इवैल्यूएशन होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए यानी कि लगातार होना चाहिए। एटलीस्ट 2-3
डेज के इंटरवल पर होना चाहिए, ना कि लास्ट में जाके 5-6 महीने पे इवैल्यूएशन करें हम बच्चे को इवैल्यूएट करें 5-6 महीने पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2-3 डेज के इंटरवल पे होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि व्यापक होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम हर अलग अलग बच्चे में अलग अलग एबिलिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग स्किल्स होते हैं। और इवैल्यूएशन ऑब्जर्विंग के थ्रू होना चाहिए, क्वेश्चंस के थ्रू होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, कोई एक्टिविटी करा के हम कर सकते हैं, कोई गेम करवा के कर सकते हैं। इवैल्यूएशन ऐसा होना चाहिए, ना कि पेन पेपर टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएशन हो। ठीक, हमने इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद ये जो नोट्स है ये आपको बहुत मिल जाएंगे, इसको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। प्लस एनसीएफ की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो क्या हैं? एनसीएफ की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो क्या है? एनसीएफ के रिकमेंडेशंस में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो बच्चों की लाइफ है, वो बच्चों की जो स्कूल लाइफ है उसको रिलेट करना चाहिए किससे? बच्चों की घर की लाइफ को, यानी कि जो चिल्ड्रंस की स्कूल लाइफ है उसको लिंक करना चाहिए। चिल्ड्रंस स्कूल लाइफ should be linked with their real life, या उनका जो घर का वातावरण है। जैसे कि जो स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं छोटे क्लासेस में, तो कहीं ना कहीं वो स्कूल आने से डरते हैं, उनको स्कूल आने का मन नहीं करता है। तो हमें कहीं ना कहीं जो क्लासेस होनी चाहिए, जो हम बच्चों के साथ जो हमारा बिहेवियर होना चाहिए, जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, वो सब कैसा होना चाहिए, यानी कि जो उनकी स्कूल लाइफ है वो उनके रियल लाइफ से रिलेट करनी चाहिए। जो इन्वायरमेंट हो, स्कूल का जो इन्वायरमेंट दिया जाए, जो स्कूल का वातावरण हो, यानी कि जो विद्यालय का हम वातावरण दे रहे हैं बच्चे को, वो कैसा होना, वो घर के वातावरण जैसा होना चाहिए, जैसा उनका रियल लाइफ है, जैसे वो अपने घर के वातावरण में रहते हैं, जैसे उनका घर का एनवायरनमेंट होता है काफी कंफर्टेबल होता है, वैसे ही हमें उनका स्कूल लाइफ का एनवायरनमेंट भी रखना चाहिए। इससे क्या होगा, जो गैप है बिटवीन द कम्युनिटी, होम एंड स्कूल, यानी कि जो स्कूल है, इट विल फिल द गैप। जो होम, उन बच्चों का जो घर है, स्कूल है, और जो उनकी कम्युनिटी है, यानी कि जो उनकी सोसाइटी है, जिस समुदाय से वो आ रहे हैं, उनके बीच में जो एक गैप होता है वो फिल किया जा सकता है बच्चे को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देकर। अभी इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, बट अगर मैं इकट्ठा सारे डिस्कस करवा दूंगी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो क्लास को बहुत ज़्यादा बोर ना करते हुए अभी यहीं पे हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं, और आगे के जो फर्दर पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैक्स टू मैक्स 3 वीडियोस में ये पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और एक एक टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे, और ये 3 वीडियोस होल्ड करेंगे 15 मार्क्स। सो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, और मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं इन सब का नोट्स आपको PDF में मिल जाएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।